नमस्कार साथियों, मैं सुकुमार लोचिब सामाजिक के अध्ययन की शिक्षण विधियों की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, हम सामाजिक अध्ययन की संकल्पना और उस संकल्पना में सामाजिक अध्ययन की जो विकास की यात्रा है उसका अध्ययन हम कर चुके हैं। हमने देखा कि सामाजिक अध्ययन का जो विषय है इसका अतीत बहुत प्राचीन है, लेकिन इसकी शुरुआत शुरुआत क्या है? आधुनिक है। शुरुआत इसकी नई है, शुरुआत इसकी प्राचीन नहीं है। हमने देखा कि किस प्रकार से प्राचीन समय में ईस्वी 5वीं सदी, ईस्वी 4थी सदी सुकरात था, सुकरात के बाद में प्लेटो, प्लेटो के बाद में अरस्तु, उनके विचारों में भी झलक देखने को मिलती है। तो सबसे पहले तो सुकरात, प्लेटो, अरस्तु को ही सामाजिक अध्ययन की शुरुआत करने वाला माना जाता है। लेकिन उसके बाद में सामाजिक अध्ययन की विचारधारा देने वाला देश था ब्रिटेन। ये 19वीं सदी की बात है, हमने पढ़ा ये भी पूरा। 19वीं सदी में ब्रिटेन ने तो केवल विचारधारा ही दी थी, लेकिन सन 1892 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने विद्यालयों में इसको पढ़ाना प्रारंभ कर दिया था। फिर ब्रिटेन ने इसके ऊपर मंथन किया कि इसमें क्या कमियां हैं, इसमें और क्या जोड़ा जा सकता है। इसके लिए कमेटी ऑफ 10 का गठन किया गया। आपको यह भी बताया कि इसका नाम कमेटी ऑफ 10 क्यों रखा गया, क्योंकि इसमें 10 विद्वान थे। 10 विद्वान होने के कारण इसका नाम कमेटी ऑफ 10 रखा गया। अब कमेटी ऑफ 10 ने सुझाव दिया, या हम ये कह सकते हैं कि कमेटी ऑफ 10 की सिफारिश के आधार पर सन 1911 में सामाजिक अध्ययन में समाजशास्त्र को जोड़ा गया और 1916 में सामाजिक अध्ययन एक व्यवस्थित विषय के रूप में, सामाजिक अध्ययन को व्यवस्थित विषय के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। फिर हमने भारत के संदर्भ में पढ़ा कि 1916 में अंग्रेज भारत में लेकर आए। 1934 में पहली बार इसके ऊपर कमीशन बना। सन 1949 में पंजाब सरकार ने इसे पढ़ाना, अपने विद्यालयों में पढ़ाना इसे निश्चित किया। लेकिन सन 1952 में मुदालियर आयोग का गठन होता है और मुदालियर आयोग ने, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, और मुदालियर आयोग ने कहा था कि भारतीय विद्यालयों में सामाजिक अध्ययन का अध्ययन आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना बालकों को सुनागरिक नहीं बनाया जा सकता। कैसे नहीं बनाया जा सकता बालकों को सुनागरिक, यह भी हमने पूरा पढ़ा था। तो इस प्रकार से सामाजिक अध्ययन की जो विकास की यात्रा है उसको हम पढ़ चुके हैं। इसमें केवल एक बात रह गई थी, महात्मा गांधी की विचारधारा। महात्मा गांधी की विचारधारा, यानी कल जो हमने सामाजिक अध्ययन की जो विकास यात्रा पढ़ी थी, उस सामाजिक अध्ययन की विकास यात्रा में महात्मा गांधी का बिंदु रह गया था। बहुत महत्वपूर्ण है महात्मा गांधी का बिंदु। इनका एक कथन है जो एग्जाम में बार बार पूछ लिया जाता है, कथन दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है ऐसा किसके द्वारा कहा गया। और महात्मा गांधी के संदर्भ में कहा जाता है मित्रों कि जिस प्रकार से, देखो ध्यान से सुनना, कि जिस प्रकार से देश की शिक्षा को, भारत देश की शिक्षा को गांधी के विचारों ने उसी प्रकार से प्रभावित किया है जिस प्रकार से जॉन डीवी ने अमेरिका की शिक्षा नीति को, क्या कहा मैंने, देश की शिक्षा को गांधी के विचारों ने उसी प्रकार से प्रभावित किया है, उसी प्रकार से प्रभावित किया है जिस प्रकार से जॉन डीवी की शिक्षा नीति ने, जॉन डीवी ने अमेरिका की शिक्षा नीति को। दोबारा सुन ले एक बार, देश की शिक्षा को महात्मा गांधी के विचारों ने उसी प्रकार से प्रभावित किया है
जिस प्रकार से जॉन डेवी ने अमेरिका की शिक्षा को प्रभावित किया है। अब यहां महात्मा गांधी ने एक कथन कहा था, बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही थी, और महात्मा गांधी ने कहा था, और देखो क्या कहा था। महात्मा गांधी ने कहा, मैं तो ऐसी शिक्षा देने का मार्ग प्रशस्त करता हूं। महात्मा गांधी ने क्या कहा, मैं तो ऐसी शिक्षा देने का मार्ग प्रशस्त कर रहा हूं जो बच्चों को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाए। क्या कहा महात्मा गांधी ने, मैं ऐसी शिक्षा देने का मार्ग प्रशस्त कर रहा हूं, मैं ऐसी शिक्षा देने का मार्ग प्रशस्त कर रहा हूं, मार्ग प्रशस्त कर रहा हूं। कैसी शिक्षा देने का मार्ग प्रशस्त कर रहा हूं, जो बच्चों को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाए, जो बच्चों को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाए, ऐसी शिक्षा देने का मार्ग प्रशस्त कर रहा हूं। तो ध्यान दें, इस कथन को याद रखना। पूछा जा सकता है आपको कि मैं ऐसी शिक्षा देने का मार्ग प्रशस्त कर रहा हूं जो बच्चों को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाए। ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। और जिस प्रकार से अमेरिका की शिक्षा नीति जॉन डेवी के विचारों से प्रभावित थी, उसी प्रकार से भारत की जो शिक्षा नीति है वो भी महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित थी। अमेरिका की शिक्षा नीति में जॉन डेवी का महत्वपूर्ण योगदान था और भारत की शिक्षा नीति में महात्मा गांधी का भी महत्वपूर्ण योगदान था। दोनों की आपस में तुलना की जाती है। तो ये एक सामाजिक अध्ययन की विकास की यात्रा थी, जो कल एक बिंदु महात्मा गांधी के संदर्भ में छूट गया था, उसको हमने पढ़ लिया है। बाकायदा कहां से कैसा प्रश्न पूछा जा रहा है वो भी आपके सामने बताता जा रहा हूं। कुछ भी हार्ड नहीं है, मेरे साथ साथ पढ़ते जाओ, साथ साथ लिखते जाओ। अगर लिखे हुए हैं तो ध्यान पूर्वक सुनते जाओ, बस यानी सुनते सुनते ही आपको पूरा क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। अब इसके बाद में हम बात करते हैं सामाजिक अध्ययन का अर्थ। सामाजिक अध्ययन का अर्थ। देखो मित्रों, सामाजिक अध्ययन का अर्थ, यहां जो सामाजिक अध्ययन जो शब्द है, इसका अर्थ होता है जानना। अध्ययन का क्या अर्थ होता है? जानना, या हम कह सकते हैं ज्ञान प्राप्त करना, या हम कह सकते हैं ज्ञान प्राप्त करना। अध्ययन का क्या अर्थ होता है? ज्ञान प्राप्त करना। क्या अर्थ होता है? ज्ञान प्राप्त करना। और उसके बाद में जो प्राप्त ज्ञान है, प्राप्त ज्ञान को व्यवहार में लागू करना। व्यवहार में प्राप्त ज्ञान को व्यवहार में लागू करना। अध्ययन जो शब्द है, इसका अर्थ होता है जानना या ज्ञान प्राप्त करना।
प्राप्त ज्ञान को व्यवहार में लागू करना। अब इसमें सबसे पहले इधर जुड़ा हुआ है सामाजिक। तो जो सामाजिक है, सामाजिक में देखो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो समाज है और एक इसमें क्या लगा हुआ है, प्रत्यय लगा हुआ है। इसका मतलब समाज का क्या करना, समाज का ज्ञान प्राप्त करना। किसका ज्ञान प्राप्त करना, समाज का ज्ञान प्राप्त करना। प्राप्त ज्ञान को व्यवहार में लागू करना, और जो हम समाज का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं उसको अपने व्यवहार में किस प्रकार से लागू कर सकते हैं, उस ज्ञान को यानी हम अपने जीवन में किस प्रकार से उसे लागू कर सकते हैं, ये क्या कहलाता है, सामाजिक अध्ययन कहलाता है। क्या कहलाता है, सामाजिक अध्ययन। अब देखो समाज जो है, इस समाज में आपको पता है समाज में शामिल है मानव। समाज में कौन शामिल है, मानव शामिल है। अब एक जो मानव है उस मानव को अपने भूगोल का ज्ञान भी होना जरूरी है। एक मानव को यह नहीं पता कि भारत देश और उस भारत देश में हमारा जो राजस्थान राज्य है वो कहां स्थित है, हमारे राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल क्या है, हमारे राजस्थान राज्य की जनसंख्या क्या है, भारत देश की जनसंख्या क्या है। एक मानव को जब अपने भूगोल की जानकारी नहीं है, वो उस भूगोल से संबंधित ज्ञान ही उसने प्राप्त नहीं किया है। लेकिन अब इससे संबंधित इस भूगोल का जो ज्ञान है वो प्राप्त कर रहा है किस में, सामाजिक अध्ययन में। यही क्या है, सामाजिक अध्ययन है। एक मानव को अपने इतिहास का ज्ञान होना चाहिए। एक मानव को अपने इतिहास का ज्ञान होना चाहिए कि पहले का युग किस प्रकार का था, किस प्रकार से सभ्यताओं का काल चला था, मानव की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई थी, कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए थे, पहले एक जो मानव था वो अपना जीवन किस प्रकार से जीता था और आज का मानव अपना जीवन किस प्रकार से जीता है। इन दोनों, पहले का मानव और आज का मानव जो जीवन जी रहा है, इसके विकास में कड़ी रही है, उस कड़ी का एक मानव को ज्ञान होना चाहिए। एक मानव को अपने अर्थशास्त्र का ज्ञान होना चाहिए। एक मानव को अपने अर्थशास्त्र का ज्ञान होना चाहिए, अपनी इकोनॉमी का ज्ञान होना चाहिए कि भारत देश का जो हम ये कहें कि इसके विकास में मैं किस प्रकार से योगदान दे सकता हूं। एक मनुष्य को जब अपने अर्थ का ज्ञान नहीं है तो यह ज्ञान कहां से प्राप्त होगा, सामाजिक अध्ययन से प्राप्त होगा। एक मनुष्य को अपने समाज का ज्ञान होना जरूरी है। एक मनुष्य को अपने समाज का ज्ञान होना जरूरी है। वो किस प्रकार के समाज में रहता है, समाज का एक अंग घर होता है, समाज का एक अंग परिवार होता है और उस परिवार में अनेक प्रकार के रिश्ते होते हैं। ये समाजशास्त्र का एक हिस्सा है। जब तक मानव समाजशास्त्र को पढ़ेगा नहीं तो उसको यानी अपने समाज का ज्ञान कैसे होगा, और अपने समाज का ज्ञान वो प्राप्त कर रहा है। यही क्या है, सामाजिक अध्ययन है। यही क्या है, सामाजिक अध्ययन है। एक मनुष्य को अपने दर्शन का ज्ञान होना चाहिए। एक मनुष्य को अपने दर्शन का भी क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। तो इस प्रकार से मैं कह सकता हूं कि सामाजिक अध्ययन में मानव को प्रभावित करने वाले सभी पहलुओं का क्या किया जाता है, ज्ञान प्राप्त किया जाता है। एक मनुष्य को प्रभावित करने वाले जितने भी विषय हैं उन सभी विषयों का जिसमें ज्ञान प्राप्त किया जाता है उसे ही सामाजिक अध्ययन कहते हैं। बताओ मैं ऐसा बोल सकता हूं या नहीं बोल सकता। एक मानव को
प्रभावित, भाई मानव को अपना भूगोल भी प्रभावित करता है, अपना इतिहास भी प्रभावित करता है, अपना अर्थशास्त्र भी प्रभावित करता है, अपना समाजशास्त्र भी प्रभावित करता है, अपना दर्शन शास्त्र भी प्रभावित करता है, और अपना राजनीति शास्त्र भी प्रभावित करता है, अपना पर्यावरण भी प्रभावित करता है। तो इस प्रकार से जब ये इन सभी का प्रभावित करने वाले इन सभी का हम ज्ञान जिसमें प्राप्त करते हैं और उस ज्ञान को हमारे व्यवहार में जिसमें लागू करते हैं, वो ही क्या कहलाता है? सामाजिक अध्ययन। क्या कहलाता है? सामाजिक अध्ययन। आशा करता हूं सामाजिक अध्ययन जो शब्द है इसका अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। अध्ययन का अर्थ हमने किया ज्ञान प्राप्त करना, प्राप्त ज्ञान को व्यवहार में लागू करना। सामाजिक में समाज धन एक बन गया, और समाज में कौन है? मानव है, और मानव को प्रभावित करने वाले भूगोल है, इतिहास है, अर्थशास्त्र है, समाजशास्त्र है, दर्शन शास्त्र है, राजनीति शास्त्र है, पर्यावरण है। ये सभी मानव को प्रभावित करते हैं, और इन सभी का जिसमें ज्ञान प्राप्त किया जाता है और उस प्राप्त ज्ञान को व्यवहार में जिसमें लागू किया जाता है, वो ही क्या है? सामाजिक अध्ययन है। वो ही क्या है? सामाजिक अध्ययन है। यानी इन सब का एकीकृत रूप जो है, इन सब का एकीकृत जो रूप है वो क्या है? सामाजिक अध्ययन है, एकीकृत रूप है। अपना जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड भी सामाजिक अध्ययन की परिभाषा यही देता है। क्या देता है? कि एक मानव को प्रभावित करने वाले जो समाज, अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल, दर्शन शास्त्र, यानी सामाजिक अध्ययन समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल, दर्शन शास्त्र, इन सभी का एकीकृत रूप है। यानी ये एक दूसरे से मिले हुए हैं, सभी एक दूसरे से जुड़े हुए, एकीकृत रूप में बंधे हुए हैं। यही कौन कहता है? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कहता है। तो ये है सामाजिक अध्ययन का अर्थ। अब इसके बाद में देखो एक दो परिभाषा और आती हैं, इसमें महत्वपूर्ण परिभाषाएं हम देखेंगे यहां, क्योंकि परिभाषा बहुत सारी परिभाषाएं हैं। कोई जरूरी नहीं कि मैं यहां जो परिभाषा बताऊं वो ही एग्जाम में पूछी जाए। तो परिभाषाओं के पीछे इतना मत भागा करो। अगर कोई परिभाषा याद नहीं हो रही है उसको छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। उस एक परिभाषा को याद करने के चक्कर में आप अन्य अपनी यानी अन्य बिंदुओं को भी छोड़ देते हो। नहीं हो रही है छोड़ दो, रहने दो, लेकिन जो आसानी से याद हो रही है उसको याद कर लो। परिभाषाएं बहुत है, सभी परिभाषाएं याद भी नहीं हो सकती। अब यहां सबसे पहली जो परिभाषा है वो है जेरोलिमिक। सबसे पहली जो परिभाषा है वो है जेरो, इनका नाम कई जगह जीरोमिलिक भी मिलता है, तो ये नाम हम यहां जो लिख रहे हैं वो है जेरोलिमिक। जेरोलिमिक, कई जगह जीरोलिमिक भी मिलता है, बात एक ही है। इन्होंने क्या कहा था? देखो, इन्होंने सामाजिक अध्ययन के बारे में बताया था। इन्होंने बताया सामाजिक अध्ययन एक मानव, अब एक मानव जो है, देखो परिभाषा को कैसे याद करें? सामाजिक अध्ययन एक मानव अन्य मानव वातावरण संबंध और इन दोनों का अध्ययन। देखो इसको एक बार मैं दोबारा लिखता हूं। यहां से चल, देखो सामाजिक अध्ययन मानव और मानव में एक मानव
वातावरण संबंध ये परिभाषा को याद करने का तरीका आप उसको सरल रूप में कैसे बैठा सकते हैं। सामाजिक अध्ययन एक मानव, इसको एक मानव पढ़ें, सामाजिक अध्ययन एक मानव और इसको पढ़ें अन्य मानवों, अन्य मानवों का अध्ययन का क्या है, अध्ययन है। ये लो, ये परिभाषा बन गई किसके अनुसार, जेरोलिमिक के अनुसार। परिभाषा क्या बनी, सामाजिक अध्ययन एक मानव अन्य मानवों के साथ, यानी एक जो मानव है दूसरे मानवों का या अन्य मानवों का सामाजिक यानी जो वातावरण संबंध है, इस वातावरणीय संबंध का अध्ययन जिसमें किया जाता है वही क्या है, सामाजिक अध्ययन है। वही क्या है, सामाजिक अध्ययन है। तो इन्होंने क्या कहा, सामाजिक अध्ययन जब एक मानव अन्य मानवों का वातावरण के संबंध में अध्ययन करता है तो यही क्या है, सामाजिक अध्ययन है। आशा करता हूं याद हो चुकी होगी। किसकी है, जेरोलिमिक। जेरोलिमिक की परिभाषा को कैसे याद करेंगे, सामाजिक अध्ययन एक मानव है, इसमें अन्य मानवों का वातावरण संबंध का अध्ययन, एक मानव अन्य मानवों के साथ वातावरणीय संबंध का अध्ययन जिसमें किया जाता है वही क्या है, सामाजिक अध्ययन है। ये किसके अनुसार है परिभाषा, ये है जेरोलिमिक के अनुसार। इसमें इसके बाद में एक परिभाषा आती है शब्दकोश के अनुसार। शब्दकोश के अनुसार एक परिभाषा किसके अनुसार है, शब्दकोश के अनुसार है। अब देखो शब्दकोश के अनुसार क्या कहता है, सामाजिक अध्ययन, ध्यान से सुनना, सामाजिक अध्ययन व्यक्ति को जीवन जीने का ढंग सिखाती है, जीवन जीने का ढंग सिखाती है। मैंने क्या लिखा, सामाजिक अध्ययन व्यक्ति को जीवन जीने का ढंग सिखाती है। ये कौन कहता है, ये शब्दकोश कहता है। सामाजिक अध्ययन का जो शब्दकोश है, उस सामाजिक अध्ययन के शब्दकोश में सामाजिक अध्ययन की जो परिभाषा लिखी हुई है वो परिभाषा लिखी हुई है, सामाजिक अध्ययन व्यक्ति को जीवन जीने का ढंग सिखाती है। सामाजिक अध्ययन व्यक्ति को जीवन जीने का ढंग सिखाती है। कैसे सिखाती है भाई, जीवन जीने का ढंग कैसे सिखाती है भाई। एक छोटा बालक होता है, जब वो विद्यालय में जाता है, पहली से 5वीं तक जो पढ़ता है, तब उसको पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है और उस पर्यावरण अध्ययन में ऐसे पाठों को शामिल किया जाता है कि किस प्रकार से एक समाज होता है, उस समाज में परिवार होता है, घर होता है, संयुक्त परिवार होते हैं, एकल परिवार होते हैं। ये जानकारी आपको कहां से मिलती है, पर्यावरण अध्ययन से मिलती है। और पर्यावरण अध्ययन भी किसका विषय है, सामाजिक अध्ययन का ही विषय है। सामाजिक अध्ययन को ही कक्षा 1 से 5 तक पर्यावरण अध्ययन के रूप में पढ़ाया जाता है और 6 से 10 तक सामाजिक अध्ययन के रूप में पढ़ाया जाता है। जब एक यानी जो बालक है, उस बालक को हम जब वो विद्यालय में जा रहा है, उसी समय हम उस बालक को ये बता रहे हैं कि एकल परिवार की क्या विशेषताएं होती हैं, संयुक्त परिवार की क्या विशेषताएं होती हैं, एकल परिवार में कौन कौन होते हैं, संयुक्त परिवार में कौन कौन होते हैं, पारिवारिक मूल्य क्या होते हैं, पारिवारिक रिश्ते आपस में क्या होते हैं, सामाजिक रिश्ते क्या होते हैं। एक हमारा जो देश है, हमारा जो नगर है, हमारा जो गांव है, उसके संदर्भ में भी उसको बताया जाता है कि वहां हर वर्ष चुनाव होते हैं, सरपंच होता है, प्रधान होता है,
राज्य के संदर्भ में मुख्यमंत्री होते, ये सब एक बालक कहां सीखता है? पर्यावरण अध्ययन में, सामाजिक अध्ययन में सीखता है। और जब एक बालक को, चलो यानी सीधे शब्दों में ये देखो, एक बालक को यदि पारिवारिक मूल्यों की जानकारी नहीं होगी, सामाजिक मूल्यों की जानकारी नहीं होगी, आर्थिक मूल्यों की जानकारी नहीं होगी, राजनीतिक मूल्यों की जानकारी नहीं होगी, सांस्कृतिक मूल्यों की जानकारी नहीं होगी, तो क्या वह अपना जीवन सही प्रकार से जी सकता है? नहीं जी सकता। और इनकी जानकारी किससे प्राप्त हुई? सामाजिक अध्ययन से। तो इसकी जानकारी जब सामाजिक अध्ययन से हो रही है तो सीधी सी बात है कि सामाजिक अध्ययन व्यक्ति को जीवन जीने का क्या सिखाती है? ढंग सिखाती है। क्या सिखाती है? ढंग सिखाती है। इस परिभाषा को हम ऐसे भी देख सकते हैं कि सामाजिक अध्ययन की विषय वस्तु केवल इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र आदि का योग नहीं है, बल्कि इन विषयों से ली गई वह विषय वस्तु है जो व्यक्ति को जीवन जीने का ढंग सिखाती है। मैंने अंतिम लाइन लिखी और पूरी आप परिभाषा को याद न करके अंतिम लाइन को याद रखें। पूरी परिभाषा क्या कहती है? सामाजिक अध्ययन की विषय वस्तु केवल इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र आदि का योग नहीं है। ध्यान से सुना दोबारा। सामाजिक अध्ययन की विषय वस्तु केवल इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, दर्शन शास्त्र आदि का योग नहीं है, आदि का योग नहीं है, बल्कि इन विषयों से ली गई वह विषय वस्तु है, इन विषयों से ली गई वह विषय वस्तु है जो व्यक्ति को जीवन जीने का ढंग सिखाती है। यह परिभाषा किसके अनुसार है? शब्दकोश के अनुसार है। तो यहां हमने कुछ परिभाषाएं देख ली। अब कुछ परिभाषाएं देख ली, बाकी जो परिभाषाएं आपको लिखी हुई मिल जाएंगी कहीं भी, आप खुद उनको याद कर लेना और ज्यादा याद करने के चक्कर में मत पड़ना। अगर नहीं हो रही है छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर परिभाषा से संबंधित प्रश्न आएगा, केवल एक प्रश्न आएगा। अब इसके बाद में देखो, सामाजिक अध्ययन का अर्थ हमने देखा, सामाजिक अध्ययन की परिभाषा हमने देखी। अब जो सामाजिक अध्ययन का जो अर्थ है, उस अर्थ में ही सामाजिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन में क्या अंतर होता है, यानी सामाजिक अध्ययन का जो अर्थ हम बिंदु ले रहे हैं उसी में आता है सामाजिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन में क्या अंतर है। तो अब हम पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान व सामाजिक अध्ययन में अंतर। सामाजिक अध्ययन में अंतर। अब देखिए अंतर क्या करेंगे। इधर होगा सामाजिक विज्ञान, इधर है सामाजिक अध्ययन, सबसे पहला जो अंतर आता है वो सबसे पहला अंतर आता है मित्रों, देखो सामाजिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन में अंतर। सामाजिक विज्ञान की जो विषय वस्तु है और इसका जो बौद्धिक स्तर होता है वो उच्च होता है। ध्यान से सुनना इन अंतरों को। सामाजिक विज्ञान, देखो मैं लिख रहा हूं या सीधा लिख देता हूं, इसकी विषय वस्तु का बौद्धिक स्तर, इसकी विषय वस्तु का बौद्धिक स्तर उच्च होता है, बौद्धिक स्तर उच्च होता है। जबकि सामाजिक अध्ययन की, जबकि इसकी विषय
वस्तु का बौद्धिक स्तर, इसकी विषय वस्तु का बौद्धिक स्तर सामाजिक विज्ञान की अपेक्षा, सामाजिक विज्ञान की अपेक्षा निम्न होता है, निम्न होता है। पहला अंतर मैंने लिखा, सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु का बौद्धिक स्तर उच्च होता है। ध्यान से देखना भाई, बौद्धिक स्तर क्या होता है? उच्च होता है। और सामाजिक अध्ययन जो है, इसकी विषय वस्तु का जो बौद्धिक स्तर होता है वो सामाजिक विज्ञान की अपेक्षा निम्न होता है। अगर आपको याद आ रहा हो तो हमने पढ़ा था कि जब अरस्तु का जो काल था, अरस्तु के काल से लेकर 19वीं जो सदी थी उस समय तक सामाजिक विज्ञान केवल वयस्कों का विषय था। सामाजिक विज्ञान केवल वयस्कों का विषय था। लेकिन 19वीं सदी के बाद में इसमें क्या होते हैं? परिवर्तन होते हैं। जब 19वीं सदी के बाद में इसमें परिवर्तन हुए तो यहां सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु का जो बौद्धिक स्तर है इसको उच्च बताया गया और इसको क्या बताया गया? निम्न। लेकिन अभी बात आती है कि इसका उच्च कैसे होता है, इसका निम्न कैसे होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसका निम्न होता है, मैं ये कह रहा हूं सामाजिक विज्ञान की अपेक्षा निम्न होता है। ऐसे मत मान लेना कि सामाजिक अध्ययन की विषय वस्तु का बौद्धिक स्तर निम्न होता है, नहीं, सामाजिक विज्ञान की अपेक्षा निम्न होता है। अब देखो उच्च और निम्न कैसे होता है। सामाजिक विज्ञान में हम आविष्कारों के बारे में पढ़ते हैं, सामाजिक विज्ञान में हम खोजों के बारे में पढ़ते हैं। ये जो आविष्कार और जो खोजें हैं ये विषय किसका है? सामाजिक विज्ञान का विषय है। जबकि अब वो जो खोज है वो खोज हो गई, आविष्कार है वो आविष्कार हो गया। जैसे पहले अग्नि का आविष्कार हुआ, अब अग्नि का आविष्कार हो गया, उसको हम पढ़ रहे हैं, कैसे हुआ पढ़ रहे हैं, वो सामाजिक अध्ययन है। लेकिन इसका आविष्कार किस प्रकार से हुआ था वो क्या है? सामाजिक विज्ञान है। तो आविष्कार करने के लिए तो बुद्धि का स्तर ऊंच चाहिए, किसी नई वस्तु की खोज करने के लिए बुद्धि का स्तर ऊंच चाहिए। जबकि खोजी हुई चीज को हम केवल सिद्धांत के आधार पर पढ़ रहे हैं, खोजी हुई वस्तु या आविष्कार की गई वस्तु को हम केवल उस सिद्धांत के आधार पर पढ़ रहे हैं, तो उसमें क्या जो रहेगा भाई? तो वहां तो क्या हो गई? निम्न बौद्धिक स्तर हो गया। इसके बाद में दूसरा देखो, सामाजिक विज्ञान जो है ये सैद्धांतिक होती है, क्योंकि सिद्धांतों पर आधारित होती है। ये आपको कोई आविष्कार करना है, कोई खोज करना है, किसी सिद्धांत को लेकर चलेंगे तभी आप आविष्कार कर सकते हैं, तभी आप खोज कर सकते हैं। लेकिन सामाजिक अध्ययन व्यावहारिक है। सामाजिक विज्ञान क्या है? सैद्धांतिक। जबकि सामाजिक अध्ययन क्या है? व्यावहारिक है, क्योंकि इसको हम हमारे व्यवहार में लागू करते हैं। भाई पहले अग्नि का आविष्कार हुआ, आज अग्नि को हम अपने सामाजिक जीवन में लागू कर रहे हैं, हमारे काम आ रही है वो, तो वो हमारे व्यावहारिक जीवन में है। तो सामाजिक अध्ययन क्या है? व्यावहारिक विषय है, जबकि सामाजिक विज्ञान एक सैद्धांतिक है। तो दूसरा बिंदु यह एक सीधा लिख देता हूं भाई, सैद्धांतिक होता है, सैद्धांतिक होता है, जबकि सामाजिक अध्ययन व्यावहारिक होता है। दो बिंदु हमने इसके अंतर किए। तीसरा बिंदु देखो अंतर के संदर्भ में, इधर सामाजिक विज्ञान और इधर है सामाजिक अध्ययन।
अब यहां देखिए तीसरा बिंदु, दो अंतर हम पढ़ चुके हैं मित्रों। मेरे को एक बात बताओ कि जहां हम खोज कर रहे हैं, जहां हम आविष्कार कर रहे हैं, उसका क्षेत्र तो विस्तृत होगा। क्योंकि मान लीजिए हम किसी वस्तु का आविष्कार कर रहे हैं, अन्य किसी की खोज कर रहे हैं, जो सिद्धांत हम लेकर चल रहे थे वहां वो सिद्धांत लागू नहीं हुआ, तो उस सिद्धांत को छोड़कर दूसरा सिद्धांत अपनाना पड़ेगा। लेकिन उसका आविष्कार होगा, उसकी खोज होगी। लेकिन सामाजिक अध्ययन में ऐसा नहीं होता है। तो ध्यान दें, सामाजिक विज्ञान का जो क्षेत्र होता है वो विस्तृत होता है, जबकि सामाजिक अध्ययन का जो क्षेत्र होता है वो क्या होता है, सीमित होता है, विस्तृत नहीं होता है। देखो तीसरा, इसका क्षेत्र विस्तृत होता है। इसका क्षेत्र क्या होता है, विस्तृत होता है। और इसका क्षेत्र क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्र सामाजिक विज्ञान की अपेक्षा संकुचित होता है। सामाजिक विज्ञान की अपेक्षा संकुचित होता है। ठीक है। फिर आपको पता है सामाजिक विज्ञान केवल वयस्कों का विषय, पढ़ लिया है हमने, ये दोबारा से बताने की आवश्यकता नहीं है। और यह छोटे बालकों का विषय बोल सकते हैं। अब इसके बाद में क्षेत्र विस्तृत हो गया, उधर क्षेत्र संकुचित हो गया। अब जो सामाजिक विज्ञान है, इसका जो मुख्य तत्व है वो विद्वता और सामाजिक उपयोगिता है। इसका प्रमुख जो तत्व है वो विद्वता और सामाजिक उपयोगिता। सामाजिक विज्ञान का प्रमुख तत्व या मुख्य तत्व, या सीधा लिखे इसका मुख्य तत्व, विद्वता और सामाजिक उपयोगिता है। सामाजिक विज्ञान का जो मुख्य तत्व होता है वो मुख्य तत्व विद्वता और सामाजिक उपयोगिता है। जबकि सामाजिक अध्ययन, इसका मुख्य तत्व निर्देशात्मक उपयोगिता है। इसका मुख्य तत्व क्या है, इसका मुख्य तत्व निर्देशात्मक उपयोगिता है। शायद पांचवा बिंदु आपके समझ में नहीं आया होगा कि इसका मुख्य तत्व विद्वता और सामाजिक उपयोगिता है, इसका मुख्य तत्व निर्देशात्मक उपयोगिता है। पहले इसको समझे। देखो, सामाजिक विज्ञान में कहा इसका मुख्य तत्व विद्वता और सामाजिक उपयोगिता है। मुख्य तत्व विद्वता। अरे भाई, जो विद्वान वगो, जिन ज्ञान वगो, वो ही खोज कर सके, वो ही आविष्कार कर सके। बिना विद्वान यानी बिना ज्ञानी व्यक्ति कोई आविष्कार या खोज नहीं कर सकता। फिर है सामाजिक उपयोगिता। अब जो आविष्कार किया जाएगा, जो खोज की जाएगी, वो समाज के उपयोग के लिए तो की जाएगी। अग्नि का आविष्कार हुआ, उसका काम में कौन ले रहा है, समाज ले रहा है भाई, सीधी सी बात है। पहिए का आविष्कार हुआ, पहिए को काम में कौन ले रहा है, समाज ले रहा है।
तो सामाजिक विज्ञान का जो मुख्य तत्व है वो विद्वता और सामाजिक उपयोगिता है, लेकिन सामाजिक अध्ययन का जो मुख्य तत्व होता है निर्देशात्मक उपयोगिता है। केवल निर्देश देने का काम यहाँ होता है, सीधा हम वहां पढ़ते हैं अग्नि का आविष्कार हुआ, समाज के लिए वो इस प्रकार से उपयोगी है। वो केवल वहां सामाजिक अध्ययन हमें निर्देश देने का काम कर रहा है। तो ये था मित्रों हमारा सामाजिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन में अंतर। सामाजिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन में अंतर। इसके बाद में जो आता है वो आता है सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु। सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु। सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु। अब देखो सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु में क्या क्या आएंगे। वर्तमान में सामाजिक अध्ययन में जिन विषयों को पढ़ाया जा रहा है वो ही सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु है। वर्तमान में सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत जिन विषयों को पढ़ाया जा रहा है वो ही सामाजिक अध्ययन की विषय वस्तु है। वर्तमान में सामाजिक अध्ययन में इतिहास को पढ़ाया जा रहा है, राजनीति शास्त्र को पढ़ाया जा रहा है, समाज शास्त्र को पढ़ाया जा रहा है, दर्शन शास्त्र को पढ़ाया जा रहा है। इसके साथ ही हम कह सकते हैं कि भूगोल को पढ़ाया जा रहा है। तो ये सभी जो हैं ये सामाजिक अध्ययन की विषय वस्तु कहलाते हैं। तो सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु में हमने किसको शामिल किया? हमने इतिहास को शामिल किया। सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु में भूगोल को शामिल किया। सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु में हमने अर्थशास्त्र को शामिल किया। सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु में हमने दर्शन शास्त्र को शामिल किया। सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु में हमने राजनीति शास्त्र को शामिल किया। राजनीति शास्त्र। और सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु में हमने एक और रह गया, कौन सा रह गया अपना? समाज शास्त्र। समाज शास्त्र को शामिल किया। समाज शास्त्र। और ध्यान देना वर्तमान में सामाजिक अध्ययन में इन 6 विषयों को ही पढ़ाया जा रहा है। वर्तमान में सामाजिक अध्ययन में इन 6 विषयों को ही पढ़ाया जा रहा है। और यहां राजनीति शास्त्र के स्थान पे अगर मैं नागरिक शास्त्र लिखूं, नागरिक शास्त्र, तो और भी ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर ऐसा प्रश्न पूछ लिया मान लीजिए आपसे कि वर्तमान में सामाजिक अध्ययन जो है, सॉरी ये विज्ञान नहीं, सामाजिक अध्ययन, सामाजिक अध्ययन जो है इस सामाजिक अध्ययन में कितने विषयों को पढ़ाया जा रहा है? तो आपकी संख्या 6 होनी चाहिए। कौन कौन से हैं 6 विषय? इतिहास है, भूगोल है, अर्थशास्त्र है, दर्शन शास्त्र है, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र। लेकिन राजनीति शास्त्र का नाम आप याद रखेंगे नागरिक शास्त्र, क्योंकि नागरिक शास्त्र में 2 विषय हैं। एक तो राजनीति विज्ञान और एक है लोक प्रशासन। एक लोक प्रशासन। तो इस प्रकार से ये जो है ये क्या है? सामाजिक अध्ययन की विषय वस्तु है। सामाजिक अध्ययन में एक मनुष्य को अपने इतिहास से भी परिचित करवाया जाता है, एक मनुष्य को अपने भूगोल से भी परिचित करवाया जाता है, अपने अर्थशास्त्र से भी, अपने दर्शन से भी, अपनी राजनीति से भी, अपने समाज से भी क्या करवाया जाता है? उसको परिचित करवाया जाता है। इसके बाद में आता है, ये हो गई सामाजिक अध्ययन की विषय वस्तु। इसके बाद में जो है वो है सामाजिक अध्ययन की विशेषताएं। सामाजिक अध्ययन की विशेषताएं।
सामाजिक अध्ययन की विशेषताएं। अब देखिए सामाजिक अध्ययन की विशेषताएं। अब सामाजिक अध्ययन की विशेषताओं में सबसे पहला जो बिंदु हम शामिल करें और सबसे पहला बिंदु सामाजिक अध्ययन की विशेषताओं का आता है मित्रों, सामाजिक अध्ययन मनुष्यों तथा उनके समुदायों का अध्ययन है। सामाजिक अध्ययन मनुष्यों तथा उनके समुदायों का अध्ययन है। बिल्कुल सही बात है, सामाजिक अध्ययन मनुष्यों तथा उनके समुदायों का अध्ययन है। हमने पढ़ा है कि सामाजिक अध्ययन में मनुष्य का अध्ययन किया जाता है और मनुष्य उस समाज में रहता है, उस समाज का अध्ययन किया जाता है। समाज में उसके समुदायों का ही तो अध्ययन करेंगे, तो वही क्या है, वही सामाजिक अध्ययन है। सामाजिक अध्ययन में हम मनुष्य का भी अध्ययन करते हैं और उसके समुदायों का भी क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। इसके बाद में सामाजिक अध्ययन जो है वो मानवीय संबंधों पर बल देता है। मानवीय संबंधों पर बल देता है। मानवीय संबंधों पर बल देता है। एक मानव के दूसरे मानव के साथ में संबंध किस प्रकार से हैं, ये हम कहां से पढ़ते हैं भाई, ये हम केवल यानी सामाजिक अध्ययन से ही पढ़ते हैं। मैंने बताया कि घर, परिवार, समाज, ये सब कुछ हम समाज शास्त्र में पढ़ते हैं, सामाजिक अध्ययन में पढ़ते हैं। तो मानवीय संबंध, हम वहां जब संयुक्त परिवार, एकल परिवार पढ़ते हैं तो वहां मानवीय संबंधों के बारे में बताया जाता है। अब अगर हम उनका अध्ययन नहीं करेंगे तो हमें उन मानवीय संबंधों की जानकारी नहीं होगी। जब उन मानवीय संबंधों की जानकारी नहीं होगी तो हम अपना जीवन अच्छी प्रकार से नहीं जी पाएंगे, हमारे अंदर नैतिक मूल्यों का विकास नहीं हो पाएगा, नैतिक मूल्यों का और सद्वर्तियों का विकास नहीं हो पाएगा। तो ध्यान दें, सामाजिक अध्ययन मानवीय संबंधों पर क्या देता है, बल देता है। सामाजिक अध्ययन में ही हम मानवीय संबंधों का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। इसके बाद में अगला जो है मानव व पर्यावरण के मध्य सामंजस्य। अगली विशेषता मानव व पर्यावरण के मध्य सामंजस्य। मानव व पर्यावरण के मध्य सामंजस्य, हम जिस पर्यावरण में रह रहे हैं उस पर्यावरण का मानव के साथ में किस प्रकार का संबंध होना चाहिए। जैसे अभी हम देखें कि हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए। अब भाई मानव ने पेड़ों को काटा, भाई वो हम किस में पढ़ते हैं, पर्यावरण में पढ़ते हैं। अब मानव ने पेड़ों को काटा तो ऑक्सीजन की कमी आई, और आपसे छुपी हुई नहीं है कि जैसे ही कोरोना की दूसरी लहर आई तो ऑक्सीजन की कितनी भारी किल्लत थी। तो पर्यावरण को हमने नुकसान पहुंचाया, तो उसके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए। ये सब हम कहां पढ़ेंगे, ये सब हम सामाजिक अध्ययन में पढ़ते हैं। ये सब कुछ हमें कहां सिखाया जाता है, ये सब कुछ हमें सामाजिक अध्ययन में सिखाया जाता है। हम सामाजिक अध्ययन में ये सब कुछ पढ़ते हैं। एक मानव का पर्यावरण के साथ में किस प्रकार का संबंध होता है, ये हम सामाजिक अध्ययन में पढ़ते हैं। वनों की अंधाधुंध कटाई नहीं करनी चाहिए, पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करना चाहिए, नदियां हैं उनको स्वच्छ रखना चाहिए, उनको दूषित नहीं करना चाहिए। तो ये सब कुछ हम किस में पढ़ते हैं। अगर मान लीजिए हम उस पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे नहीं
तो हमें कहाँ क्या पता होगा कि ये जो वृक्ष है, एक बालक जब पर्यावरण के बारे में पढ़ेगा नहीं तो उसको क्या पता होगा कि ये जो वृक्ष है, हमारे चारों ओर का जो वातावरण है, ये एक पर्यावरण देन है। कहां से पता चलेगा बालक को, जब बालक इसके बारे में अध्ययन ही नहीं करेगा। तो ये सब कुछ बालक को किसमें करवाया जाता है? सामाजिक अध्ययन में करवाया जाता है। अब यहां ध्यान देंगे मित्रों, सामाजिक अध्ययन की जो विशेषताएं हैं, आप इसकी अनेक विशेषताएं बना सकते हैं। 10 विशेषता भी बना सकते हैं, 15, 20, 25, चाहे जितनी विशेषता बना सकते हैं इससे। लेकिन मैं ये आशा करता हूं कि जो भी विशेषता, चाहे कैसा भी विशेषता से संबंधित प्रश्न आ जाए, वो आपका गलत नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपको ये पता है कि भूगोल में हम क्या क्या पढ़ते हैं। राजनीति विज्ञान, राजनीति शास्त्र जो होता है उसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं आपको पता है। अंतरराष्ट्रीय संबंधों का ज्ञान किसमें होता है भाई? अंतरराष्ट्रीय संबंधों का ज्ञान राजनीति शास्त्र में तो होता है। अब ये बिंदु जैसे मान लीजिए मैं छोड़ देता, ये विशेषता मैं छोड़ देता कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों का ज्ञान, ये मैं आपको नहीं बताता, लेकिन क्या आपके सामने ये विशेषता किसी ऑप्शन में आ जाती तो क्या आपके दिमाग में ये विचार नहीं आता कि हाँ ये तो हम सामाजिक अध्ययन की विशेषता है? मैंने तो नहीं बताई ना, लेकिन कहां से आई? आपने उस विषय को समझा, आपने उस विषय को क्या किया? समझा। तो समझो कि सामाजिक अध्ययन में कितने विषय, कौन कौन से? सभी विषय सामाजिक अध्ययन में शामिल किए गए। इतिहास, राजनीति शास्त्र, लोक प्रशासन, भूगोल, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, ये सभी किसमें? सामाजिक अध्ययन में। तो भूगोल से संबंधित कोई भी विशेषता आ जाए वो सामाजिक अध्ययन की विशेषता होगी। इतिहास से संबंधित चाहे किसी प्रकार की विशेषता आ जाए तो भी वो सामाजिक अध्ययन की विशेषता होगी। भूगोल से संबंधित आ जाए, समाजशास्त्र से संबंधित आ जाए, चाहे कैसी भी विशेषता आ जाए, आपकी गलत नहीं होनी चाहिए। तो मैं यहां यानी 15, 20, 25 बहुत सारी विशेषताएं बना सकते हैं बनाने को हम, लेकिन मैं यहां कुछ को ही लिख पाऊंगा, मैं कुछ को ही समझा पाऊंगा। लेकिन मैंने बता दिया कि आप भूगोल, राजनीति शास्त्र, इतिहास, समाजशास्त्र, इनमें जो जो आप पढ़ते हैं वो सारी सामाजिक अध्ययन की विशेषताएं हैं। और ये यानी मुझे विश्वास है कि हाँ, सामाजिक अध्ययन की विशेषताओं से संबंधित कैसा भी प्रश्न आएगा आपका गलत नहीं होगा। तो तीसरी विशेषता, मानव व पर्यावरण के मध्य सामंजस्य। चौथी विशेषता, नैतिक मूल्यों का विकास। नैतिक मूल्यों का विकास, नैतिक मूल्यों का विकास सामाजिक अध्ययन से होता है। इसके अलावा हम कर सकते हैं राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का अध्ययन। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का अध्ययन। अब बोलो, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं किस में आती है? इतिहास का विषय है। इतिहास में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं आती है। कौन सी घटना घटित हो रही है? इतिहास में हम पढ़ते हैं तो ये इतिहास में पढ़ा जाता है। तो इसका मतलब सामाजिक अध्ययन की भी ये क्या है? एक विशेषता है। इसके अलावा हम कह सकते हैं आज का मानव संपूर्ण विश्व पर आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से किस प्रकार से दूसरे के ऊपर आश्रित है, ये भी हम सामाजिक अध्ययन में पढ़ते हैं। जैसे भारत देश अमेरिका के ऊपर किस प्रकार से आश्रित है, आप सामाजिक अध्ययन में पढ़ते हैं। हम ये कि पाकिस्तान चीन के ऊपर किस प्रकार से आश्रित है, किसमें पढ़ते हैं आप सामाजिक अध्ययन में पढ़ते हैं। आप देखते होंगे कि हमारे भारत देश के जो राज्य हैं वो यानी राज्य सरकारें केंद्र के ऊपर आश्रित हैं। ये सब हम किस में पढ़ते हैं? सामाजिक अध्ययन में पढ़ते हैं। और इसमें मैं ये भी कह सकता हूं कि लोकतंत्र की सफलता का अध्ययन, लोकतंत्र कितना सफल हुआ, कितना असफल हुआ, ये भी हम किस में करते हैं? सामाजिक अध्ययन में करते हैं। लोकतंत्र की सफलता का अध्ययन। तो अगली विशेषता हो गई लोकतंत्र की
सफलता का अध्ययन। ये भी एक विशेषता है लोकतंत्र की सफलता का अध्ययन। अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास। अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास भी किसमें होता है? विकास सामाजिक अध्ययन में होता है। अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना, अंतर्राष्ट्रीय संबंध किस प्रकार के हैं हम यानी राजनीति शास्त्र में पढ़ते हैं, और राजनीति शास्त्र किसका विषय है? सामाजिक अध्ययन का विषय है। इसके अलावा हम कह सकते हैं सामाजिक अध्ययन समग्र ज्ञान के एक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। समग्र यानी ऐसा कोई क्षेत्र ही नहीं बचा कि कोई सा क्षेत्र रह छूट गया हो। तो समग्र जो ज्ञान है, समग्र ज्ञान के एक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। महत्वपूर्ण विशेषता मैं यही लिख देता हूं, इसी जो अंतिम विशेषता यहां मैं लिख रहा हूं, इसी से सभी विशेषताएं निकलेंगी। तो अंतिम विशेषता सामाजिक अध्ययन, सामाजिक अध्ययन। देखो सामाजिक अध्ययन समग्र ज्ञान के एक क्षेत्र, समग्र ज्ञान के एक क्षेत्र, समग्र ज्ञान के एक क्षेत्र का यानी एक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, प्रतिनिधित्व करता है। देखो सामाजिक अध्ययन समग्र ज्ञान के एक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। संपूर्ण ज्ञान छिपा हुआ है सामाजिक अध्ययन में। भाई एक मनुष्य को जीवन जीने के लिए जिनकी आवश्यकता होती है, समाज का अध्ययन करने के लिए जिनकी आवश्यकता पड़ती है, वो पूरा ज्ञान सामाजिक अध्ययन में छुपा हुआ है। तो यहां मैंने केवल 8-9 विशेषताओं का ही उल्लेख किया है, और मैंने आपको कहा है विशेषताएं चाहे जितनी बना लो, जिसका इतिहास का विषय होगा, इतिहास से संबंधित विशेषता होगी तो वो भी सामाजिक अध्ययन में, क्योंकि इतिहास हम सामाजिक अध्ययन में पढ़ते हैं। चाहे समाज का विषय होगा तो वो समाजशास्त्र होगा, समाजशास्त्र को हम किस में पढ़ते हैं? सामाजिक अध्ययन में पढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही मित्रों, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।